नमस्कार। यहाँ पर बैठे सभी मेहमानों का तहे दिल से मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। साथ ही आज का दिन बड़ा खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। हर खबर की लॉन्चिंग है, एक ऐसा चैनल जो एक हरियाणा के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी खबरों को हम कवर करेंगे और इसी मंच से आज बात होगी। बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से मनोज तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बधाइयाँ हर खबर को, क्योंकि किसी चैनल का नाम इतना अच्छा हो कि कोई खबर छूटेगी नहीं, ऐसा हमारा विश्वास है। और आज की शुरुआत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो हर खबर हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज आप सब लोग यहाँ पर हैं, बहुत बड़ा दिन। मनोज तिवारी जी, वैसे तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं सर, लाखों दिलों की धड़कनें हैं आप। और भोजपुरी गायक से अभिनेता और उसके बाद राजनेता तक का सफ़र आपने तय किया है। आज आपसे कई सवाल मैं पूछूंगी इस मंच से, लेकिन उससे पहले एक राजनीतिक सफ़र पर आपके नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं, पर अब उनकी पहचान एक बेहतरीन राजनेता के तौर पर होती है। मनोज तिवारी राजनीति के मैदान में मील का पत्थर साबित हुए हैं। एक सुपरस्टार गायक और अभिनेता जब राजनीति में आता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने ग्लैमरस छवि से लोगों को अपनी ओर, पार्टी की ओर आकर्षित करेगा। पर मनोज तिवारी ने इस प्रतिमान को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि अपनी राजनीतिक सूझबूझ से वो मकाम पा लिया जिसके लिए कई बड़े बड़े राजनीतिक अभी भी तरस रहे हैं। मनोज तिवारी ने अपनी मेहनत और मोदी लहर में 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को हराकर उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। पर मनोज न तो इतने पर ठहरने वाले थे और न वो ठहरे। अमित शाह से उनकी करीबी रंग लाई और मनोज तिवारी कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अपने बेबाक बयानों के लिए मनोज तिवारी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। अब तक जो मनोज का राजनीतिक सफर रहा है, उसे देखकर लगता है कि उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता है और एक सफल राजनेता बनने के सारे गुण मौजूद है, जिसकी बदौलत वो दिल्ली प्रदेश की सूरत बदलने को प्रयासरत है। तो बिल्कुल आप सभी ने देखा मनोज तिवारी जी का राजनीतिक सफर, और यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ ऐसे सवाल मैं इनसे पूछूं जिनका जवाब आप सब भी जानना चाहते होंगे। तो सबसे पहला सर आपसे मेरा सवाल है कि आपने एक गायक के तौर पर शुरुआत की, गायक से अभिनेता और अभिनेता के बाद राजनेता। आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं सर, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े राजनेता आज भी ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए हैं, पहुंचे सिर्फ आप ही हैं। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर, कैसा रहा आपका सफर? देखिए, मेरा मानना है कि एक जीवन में कई जीवन जीता है इंसान। लोगों की अलग अलग विश्वास हैं कि कई जन्म होते हैं। मेरा विश्वास है एक ही जन्म होता है, और इस जन्म का सदुपयोग करिए। तो आपने कहा गायक से शुरू किया, लेकिन गायक से पहले जो हमारा गांव का जीवन है उसकी चर्चा नहीं हो पाती है। मैं मूलतः एक गांव का व्यक्ति हूं। अभी भी हम लोग 250 बीघे की खेती करते हैं, और आज सांसद बनने के बाद भी मैं खेती करवाता हूं। मुझे पता है कि मेरे 200 बीघे में कितने खेत हमने खुद रोपे हैं और कितना बंदोबस्ती दिया गया है, यह हमको पता है। तो हम भी नहीं जानते थे कि एक छोटे से गांव से निकल के हम लोग सिंगर भी बनेंगे, एक्टर भी बनेंगे, और सांसद बनने का तो कभी सोचा ही नहीं।
लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत अच्छी हो और विचारधारा सही चल रही हो तो फिर ईश्वर भी रास्ता दिखाते रहता है। मेरा रास्ता ईश्वर और लोग मिलकर के दिखा रहे हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कई चुनौतियों का सामना भी आपने किया होगा, जैसे कि आप चुनौतियां ही चुनौतियां रही हैं। मेरे घर में कोई गांव का प्रधान भी नहीं रहा है। मेरे घर का कोई व्यक्ति राजनीति तो जानता ही नहीं था, समझता ही नहीं था। मैं पहला व्यक्ति हूं जो मेरे घर से निकला है और धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी को, जिसने मुझे सांसद भी बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया और आगे भी मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का स्थायी सदस्य होते हुए आगे का रास्ता तय कर रहा हूं। तो चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन हम चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो चुनौतियों से घबराते नहीं, उन्हीं में से एक मैं भी हूं। राजनेता तक का सफर आपने तय किया सर, और आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं आप। क्रिकेट में आपकी बहुत रुचि रही है सर, क्रिकेट में एक अलग ही रुचि आपकी रही। MS धोनी के साथ बहुत अच्छी मित्रता रही आपकी, तो क्रिकेट को लेकर आपका क्या कहना है? मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूं। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स टीचर हूं। आपको शायद नहीं पता, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, या कई हमारे भाइयों को भी नहीं पता होगा कि मैं यहाँ तो बहुत सामने बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आदरणीय प्रेम गोयल जी भी बैठे हैं, और मैं शायद कम लोग जानते हैं कि मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं ट्रेंड स्पोर्ट्स का टीचर हूं। उसके बाद में बाकी सब उसके बाद का है। तो मैं अभी भी फिटनेस पे, स्पोर्ट्स पे ध्यान देता रहता हूं। क्रिकेट में खेलता हूं। धोनी से मेरी तब से परिचय है जब वो शुरुआत कर रहे थे, लेकिन अब तो हमारा देश का एक एक व्यक्ति परिचित है। वो हमें जाने न जाने, हम उसको जानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, यहाँ मैं आपको अगर थोड़ा सा पूछूं कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है, इसके लिए सरकार बधाई के पात्र भी है, मैं आपको भी बधाइयाँ दूंगी इसके लिए। लेकिन ऐसे में लगातार सवालों के घेरे में भी आप लोग आते रहे हैं। देखिए, जो सवाल करते थे वैक्सीनेशन को लेके, आज वो शर्मसार हैं। वो कहीं दरी के नीचे मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, जो लोग वैक्सीन पर सवाल उठाते थे। हमने देखा ना, जो लोग वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बोलते थे, वो चोरी से वैक्सीन लगाते भी देखे गए। तो मेरा मानना है कि जहां जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, वहां पे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का हम ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा उनको धन्यवाद कर रहा है कि संकट के समय में एक बार लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए हनुमान जी सजीवनी लेके आए थे। भारत के लोगों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन लेकर के वैज्ञानिकों से आए हैं, ये हमारा मानना है। इस नाते हम उनको धन्यवाद करते हैं और हर खबर की शुरुआत में भी उनको धन्यवाद। कौन सोच सकता था, यही देश है जहां पोलियो का टीका लगाने में 17 साल लग गए और हमने 9 महीना में 100 करोड़। ये हमारे मुंह से क्या है? मैं तो यहां हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति ये देख रहा है कि ऑलमोस्ट सभी देशों के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी जी को बधाई दे रहे। तो ऐसे में किसी को छींटाकशी करना एक बात है और देश के 135 करोड़ के देश को आगे लेकर के चलना एक अलग बात है। उसके लिए हम भी धन्यवाद करते हैं, आपको भी धन्यवाद करता हूं। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद है जिसने वैक्सीन के लिए लाइन लगाई, वैक्सीन लगवाया। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और सवाल सर, यहाँ पर जैसे कि छठ पर्व बहुत नज़दीक है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई थी कि छठ पर्व नहीं मनाया जाएगा। आपने बहुत इसका विरोध किया, बड़ी बेबाकी के साथ आप यहाँ सामने आए, लोगों का साथ आपने दिया, बड़े बेबाकी के साथ इसका विरोध किया, जिसके बाद अब पाबंदी भी हटा दी गई। कहा गया कि प्रोटोकॉल के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। लेकिन सर, आप चोटिल भी हुए थे, आपको चोट भी आई थी, क्या हुआ था सर? हाँ, देखिए, दिल्ली में जो छठ पे प्रतिबंध लगा, मैंने उसका इसलिए विरोध किया कि पूरे देश में छठ पे प्रतिबंध नहीं है।
तो जब पूरे देश में छठ हो सकता है, उत्तराखंड में छठ हो सकती है जहां से गंगा जी का पानी यहां दिल्ली पीता है, बिल्कुल, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? और मैंने ये अकेले विरोध नहीं किया, बल्कि दिल्ली में रहने वाले लगभग 80 लाख लोगों ने जो छठ व्रत को मानते हैं, सबने विरोध किया। सरकार को झुकना भी पड़ा और अब हम सब लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अब हमने कल से एक स्पेशल ड्राइव शुरू किया है, छठ व्रती स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव, कि जिनको अभी भी नहीं लगाए वो लगवा लो। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं कि सतर्कता और सुरक्षा के साथ छठ मनना चाहिए, त्योहार मनने चाहिए, तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम इस पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आस्था को चोट मत दो, नए नए इनिशिएटिव निकालने। जैसे दिवाली आ रही है, अब दिवाली में लोग कहेंगे कि पटाखे मत छोड़ो, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ साथ में ग्रीन पटाखे की भी बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन पटाखे लाइए ताकि लोगों की आस्था को भी चोट न लगे और त्योहार भी मन जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, चुनाव नजदीक है 2022 का, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रियंका वाड्रा जी पूरी तरीके से लगी हुई हैं, अखिलेश यादव ने भी अपनी कमर कस ली है, ओवैसी जी की भी एंट्री हो गई है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, एक मीडिया की दुनिया अलग है। मीडिया के चैनलों पे कुछ नेता दिख भी जाते हैं, हाँ, क्योंकि वो जुगाड़ लगाते हैं कि हम क्या एक्शन करेंगे तो टीवी पे दिख जाएंगे। बिल्कुल, जनता के दिलों में कौन दिखता है ये एक डिफरेंट मैटर है। बिल्कुल सर। और अब प्रियंका जी हो या और कोई हो, ये लोग विभेदनकारी नेता हैं। ये समाज को अलग अलग बांट के देखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रियंका जी लखीमपुर गईं, लेकिन मुझे तब अच्छा लगता जब प्रियंका जी पालघर भी जाती। बिल्कुल, पालघर में जब गाड़ी से साधुओं को खींच के मार डाला गया, उन्हीं का शासन था, तब नहीं जा सकती थी। राजस्थान में जब वो हमारे दलित भाइयों को मारा गया, तब नहीं जा सकती थी। बिल्कुल सर। तो ये लोगों को मीडिया में ही थोड़ी जगह मिलती है, क्योंकि मीडिया तो 24 घंटा चलने वाला चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ न कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता के दिलों में कैसे आओगे, उसके लिए एक अलग, उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, उसके लिए शुद्धता चलेगी, मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, तब आप जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, किन मुद्दों पर होगा इस बार चुनाव? इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर रहेगा? इस बार का चुनाव में बहुत मुद्दा है। हाँ, सुरक्षा का मुद्दा है, हाँ, भूख का मुद्दा है, कोविड के बाद जो लोगों को काम धाम रुके, उसके बाद भी लोगों को अनाज मिला कि नहीं, उनकी भूख मिटी कि नहीं, इसका मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे पे उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। बिल्कुल। मनोज जी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो लोग भी यहाँ पर जितने हैं वो सवाल पूछें। मेरे सहयोगी नुपुर हैं। नुपुर, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं मनोज जी से, उनके पास प्लीज माइक पहुंचाइए, और आप लोग मनोज जी से। हमारे से ज्यादा सवाल होगा नहीं किसी का, लेकिन फिर भी हम लोग कोई सवाल किसी का होगा तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपको बहुत बधाई है, हर खबर की जो शुरुआत हुई है वो बहुत शानदार है। बिल्कुल सर। इसलिए आशा भी बहुत बढ़ गई है, तो इसके लिए आप सबको बधाई, पूरे चैनल को। बिल्कुल। जब ये सवालों का सेशन खत्म हो जाएगा तो सर, एक मेरा बहुत छोटा सा सवाल आखिरी में आपसे जरूर होगा जी। तो पहले लोग आपसे सवाल पूछ वो लें। कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, कौन पूछ रहा है? बिल्कुल नुपुर। मेरा इमेज बहुत अच्छा है, किसी के पास कोई सवाल नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, सवाल जरूर होंगे लोगों के पास। हेलो सर, सर 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 सर, बिल्कुल माइक पहुंचाइए। काफ़ी बुरी हालत में है, काफ़ी नुकसान होता है, और छोटा छोटा बच्चे की बात करें वो भी पता लग जाता है कि दिल्ली आ चुका है। क्या इसे हटाने की कोई योजना है, कोई इसका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? जी भाई साहब, जो कूड़े का पहाड़ है उसको इस समय आप जब हाल फिलहाल में पता करिएगा तो एक गाजीपुर का, एक भलसुआ का, दोनों को हम लोगों ने करीब 45 फीट घटा लिया है, और अभी
एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों कूड़े के पहाड़ को बिल्कुल जीरो करने का। हम समझते हैं अगले 2-2.5 साल में इस दिल्ली को उन कूड़ों से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन एक हमारी परेशानी भी आती है, जब दिल्ली की सरकार एमसीडी का इस पे जरा भी सहयोग न करके सारे फंड्स रोक देती है, फिर हमें केंद्र से एक्स्ट्रा फंड लेके आए हैं, तो 2-2.5 साल में आपके सवाल का जवाब दे देंगे। हम पॉजिटिवली आगे चल रहे हैं। क्या कोई और है, किसी को सवाल? बिल्कुल पूछिए। जी भाई साहब। नमस्कार सर। अप्रैल में ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज थी दिल्ली में। थोड़ा माइक पास में। आप आ रही है सर? हाँ। सर अप्रैल में दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज थी, कहीं से भी नहीं मिल पाता था इजीली। सो दिल्ली में कोई इस टाइप की फैसिलिटी है जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोबाइल ऑक्सीजन टैंकर्स कहीं उसकी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी न्यू फ्यूचर में? अभी साउथ एमसीडी में हमने एक नए ऑक्सीजन प्लांट का शुरुआत कर दिया है और ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली गवर्नमेंट को बनाना है। अब जाकर के पता चल रहा है कि उन्होंने उसका टेंडर करना शुरू किया है। पीएम केयर फंड से हर स्टेट को गया है। दिल्ली थोड़ा सा पीछे है, लेकिन एमसीडी जो फंड का यूज कर रही है उसमें एक शुरू हो गया है, 2 और शुरू कर देंगे। बट मैं आपका सवाल शिफ्ट करना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कि उनको जो 7 ऑक्सीजन प्लांट बनाने को दिए गए हैं उसको वो यथाशीघ्र शुरू करा दें। हम लोगों की बात कम सुनते हैं, शायद आपके मार्फत सुन जाएंगे। जी सवाल पूछिए। सर, चूंकि आप एक बहुत अच्छे गायक हैं तो आपके मुंह से 2 लाइन गाना सुनना चाहूंगी। उज्जी आओ बिहार के लाला। ये तो सवाल नहीं, तो फरमाइश है। नहीं, एक्चुअली ये फरमाइश मैं खुद यहाँ पर करने वाली थी हर खबर के लिए कि सर आप आए हैं और ये अधूरा रह जाएगा अगर आपकी जुबान से गाना नहीं सुना। सर गाना तो होना चाहिए सर। देखिए, हमारा जो ये गाना फरमाइश किया इन्होंने ना, वो इस देश के हर उस व्यक्ति पे लागू होता है जिसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को खड़ा किया है, जो अंधेरा देखे हैं। उसका ये गीत है कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया। हाँ, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग झुलसता। तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज पहुंचता। अरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के, तालियां हो जाए। तनी धूमधाम बिल्कुल। से तनी झूम झाम के 100 करोड़ वैक्सीन के वाह, वाह, जलवा वाह, वाह, तुम बहुत खूब। नवाए भैया भैया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सभी। बहुत शुक्रिया सर आपका। और कोई सवाल? एक बार फिर से हर खबर को बहुत बधाइयाँ। खासतौर से मैं राकेश गुप्ता जी को तो जानता हूँ और उनके साथ और भी कई लोग होंगे ही होंगे। आप हर क्षेत्र में अच्छा किए हैं। इस क्षेत्र में हर खबर आपको टॉप खबर तक पहुंचाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।